गुड इवनिंग टू स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज, है ना। तो चूंकि हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो पढ़ रहे हैं ना। आज मैं देख रहा था तो आयुर्वेदिक का सिलेबस और यूनानी का सिलेबस। तो आयुर्वेदिक में तो मुझे कुछ थोड़ा सा बड़ा रैंडमली दिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, है ना। फिर जो बहुत सारी कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं वो यूनानी के सिलेबस में भी मैंने देखी। तो मैंने वहां से भी उठा लिए हैं टॉपिक्स, है ना। तो क्योंकि दोनों में कुछ कुछ थोड़े से सिमिलरिटीज हैं, 70-80% और 20% डिफरेंट है। ठीक है। तो हमें सिलेबस भी देखना है और ये भी देखना है कि कॉमन डिजीजेज क्या हैं जो डे टू डे प्रैक्टिस में आप लोग हॉस्पिटल में देखते हैं या जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज की। तो किसी को पता है इसके बारे में कुछ भी? किसी को पता है तो वो बता सकता है, माइक ऑन करके भी बता सकता है। कभी आपने कहीं पढ़ा हो, किसी से पढ़ा हो, पैथो में पढ़ा हो या किसी मेडिसिन में कोई टीचर से पढ़ा हो। यस सर, नमस्ते। हाँ, नमस्कार अभिषेक। हाँ सर। सर ई कोलाई बैक्टीरिया से होता है सर, उसमें फीवर सिम्टम्स होते हैं, गले में दर्द होने लगता है, बाद में फिर बच्चा है किसी को फीवर आता है, फिर पेन होता है, स्टिफनेस होने लगती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ई थ्रोट कोलाई थ्रोट नहीं होगा। होता है, ये स्ट्रेप्टोकॉकल होता है, ई कोलाई यस सर, नहीं सॉरी होता। सर, स्ट्रेप्टोकोकस, यस सर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, तो स्टार्टिंग हो गई, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। तो दिस इज द नोट्स ऑफ द रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है। और हम लोग वन बाय वन, आज थोड़ा सा पहला लेक्चर जैसा कि यूजली हम लोग कोशिश करते हैं कि टॉपिक खत्म कर लें और शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, क्योंकि डिटेल फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज जल्दी से शॉर्ट में एक ओवरव्यू या एक समरी हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। तो ये रूमेटिक हार्ट डिजीज होती क्या है ना। नाम से आपको पता चल रहा है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज, है ना, एक तो हार्ट से रिलेटेड है और कुछ इसका रूमेटिक से मतलब है। अब ये रूमेटिक से क्या मतलब है? तो एक्चुअली जो है एक बैक्टीरिया आपको याद करना है। और ये बैक्टीरिया का जो निक नेम है आप आराम से याद कर सकते हो, दैट इज गैस। व्हाट इज द गैस? गैस इज ए ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकॉकल बैक्टीरिया। ठीक है। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि कुछ लोगों को गले में स्टार्टिंग में इन्फेक्शन हो जाता है, फेरेंजाइटिस। ठीक है। तो अलग से मैं लिख दे रहा हूँ। एक पेज ले लेता हूँ। तो क्या होता है? सबसे पहले फेरिंजाइटिस होती है। फेरिंजाइटिस ड्यू टू गैस। गैस यहाँ पे गैस वो वाली नहीं है ना। यहाँ पे गैस का मतलब है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन। और फेरिंजाइटिस का मतलब गले में दर्द होगा, सोर थ्रोट होगा, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं रिउमेटिक फीवर। रिउमेटिक फीवर। अब देखो होगा क्या। जब ये हमारा स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो इसके अगेंस्ट में क्या बनेंगी? एंटीबॉडी। ठीक है। तो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट गैस। गैस यहाँ पे क्या है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया। ये एंटीबॉडी हमारी बनने लगती हैं और यही एंटीबॉडी बाद में क्या करती हैं? दीज एंटीबॉडीज में डैमेज हार्ट। यही एंटीबॉडीज हार्ट को डैमेज करने लगती हैं। अब देखो ये एंटीबॉडी जो बनी थी, ये बनी किसके लिए थी? ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनी थी। किसके अगेंस्ट बनी थी? बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनी थी। लेकिन यही अपनी एंटीबॉडीज
बैक्टीरिया भी खत्म हो जाता है, फेरिंजाइटिस भी ठीक हो जाती है। लेकिन जो एंटीबॉडीज बन गई हैं वो स्टार्ट कर देती हैं हार्ट को डैमेज करना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बैक्टीरिया की प्रोटीन है, बैक्टीरियल प्रोटीन, है ना, ये सिमिलर टू हार्ट प्रोटीन। तो एक्चुअली जो एक बैक्टीरिया की प्रोटीन है, एम प्रोटीन बोलते हैं, वो हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें भी वही प्रोटीन मिलती जुलती है। तो एंटीबॉडी तो प्रोटीन के अगेंस्ट बनती है, प्रोटीन एक्ट एज एंटीजन। तो वो, भाई वो तो प्रोटीन को पहचानता है ना, उसको ये थोड़ी पता है कि ये बैक्टीरिया है या दिल है। तो बैक्टीरिया भी पहले मारता है, जब बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं हार्ट को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। तो टिपिकली अगर देखा जाए तो इसमें कई लोगों को, जो पेशेंट होंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज के, है ना, उनको क्या मिलेगा आप लोगों को? तो हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर मिलेगी, हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर, है ना, फेरिंजाइटिस। वो बताएगा कि कुछ दिन पहले उसका गला खराब हुआ था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप देख लो, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज इज ए वाल्वुलर कॉन्सिक्वेंस। वाल्वुलर क्यों लिखा है यहाँ पे, आप ये भी याद कर सकते हो, क्योंकि हार्ट में क्या होता है, मेनली वाल्व आर डैमेज। ठीक है, वाल्व डैमेज हो जाते हैं। कौन से वाल्व डैमेज होते हैं? तो मिट्रल वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व। अभी पहले हम पढ़ लेंगे इसको, फिर कल दोबारा समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एटियोलॉजी आप देखो, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया है। और स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया, इसको शॉर्ट में हम लोग ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई यानी कि गैस बोलते हैं। ठीक है, क्यों होता है ये बीमारी, क्यों होती है? तो इट इज इम्यून मीडिएटेड डैमेज। एक्चुअली बैक्टीरिया की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है? इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है। और इम्यूनिटी में क्या होता है? तो मिमिक्री, है ना, मॉलिक्यूलर मिमिक्री बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकल एम प्रोटीन एंड कार्डियक मायोसिन। तो बैक्टीरिया में एम प्रोटीन है और मसल्स में मायोसिन है। एम प्रोटीन और मायोसिन ये आपस में रिजम्बल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। और इसी की वजह से हमारा क्या होता है, कार्डियक डैमेज। ठीक है, तो एक्चुअली ये इन्फेक्टिव नहीं है, इन्फेक्शन तो आपका गले में हुआ था। जिस समय मरीज आएगा रूमेटिक हार्ट डिजीज, उस समय उसको इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। तो इसको आप बोल सकते हो, है ना, दिस इज इम्यूनिटी प्रॉब्लम। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज इज ड्यू टू इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, हम पैथो का लेक्चर आपको शेयर कर देंगे, अभी डिटेल नहीं बता रहे हैं। तो एक्यूट रूमेटिक फीवर में आपको तीन चीजें देखने को मिलती हैं। पैन कार्डाइटिस, पैन कार्डाइटिस का मतलब, पैन का मतलब होता ऑल, ऑल में यानी कि हमारे पास तीन लेयर हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो एक्चुअली जो है एंटीबॉडी तीनों को डैमेज करती हैं, एंडोकार्डियम को भी, मायोकार्डियम को भी और पेरिकार्डियम को भी। एक तरीके का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से बॉडी में एस्कॉफ बॉडीज बन जाती हैं और एनिटस्कोप सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, ये एनिटस्कोप सेल्स क्या हैं? ये मॉडिफाइड मैक्रोफेजेज हैं। और एस्कॉफ बॉडी इज पैथोग्नोमिक, पैथोग्नोमिक का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिमेटिक फीवर में मिलती हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको याद करना है, तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एमडी एग्जाम में। तो रिमेटिक फीवर में पैनकार्डाइटिस होती है, एस्कॉफ बॉडीज मिलती हैं, है ना, ये एक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स है, ये हम बाद में बता देंगे कल आपको। एनिस्कोप सेल्स मिलती हैं, और व्हाट इज द एनिस्कोप सेल?
तो एन स्कोप सेल इज मॉडिफाइड मैक्रोफेजेज। अब आप देखो, क्रॉनिक जैसे जैसे बीमारी आपकी, ये तो एक्यूट था, अगर बीमारी बहुत ज्यादा लंबे समय तक चल जाए तो क्रॉनिक आपका बन गया। क्रॉनिक में वाल्व इतने ज्यादा डैमेज हो जाते हैं कि डिफॉर्म हो जाते हैं और खराब होने लगते हैं, फाइब्रोसिस होने लगती है। और फाइब्रोसिस जब होने लगेगी तो फाइब्रोसिस की वजह से क्या होगा? स्टिनोसिस। स्टिनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग। तो पहले क्या होता है, पहले वाल्व खराब होते हैं, डिफॉर्म होते हैं, है ना? तो आपका जब डिफॉर्म होते हैं तो इसकी वजह से रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन का मतलब बैकफ्लो। बैकफ्लो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे मान लो ये वॉल्व है, ये एओर्टा है और ये एओर्टा में वॉल्व लगे हुए हैं। अब वॉल्व का काम है ब्लड को एक तरफ फ्लो करना, ठीक है? ब्लड अगर एक बार ऊपर चला गया तो बैकफ्लो नहीं हो सकता है, नो बैकफ्लो ड्यू टू वॉल्व। यही तो काम होता है, चाहे हैंड पाइप में हो या कहीं भी वाल्व लगे हो। वाल्व का मतलब ही है वन वे ट्रांसफर। लेकिन अगर आपकी ये वाल्व डैमेज हो जाए, है ना, तो स्पेस बन जाएगा और उसकी वजह से बैकफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन बीमारी अगर बढ़ती चली जाए तो फाइब्रोसिस हो जाएगी। फाइब्रोसिस हो जाएगी तो यही वाल्व क्या हो जाएंगे? नैरो हो जाएंगे। स्टेनोसिस हो जाएगी। स्टेनोसिस हो जाएगी तो ब्लड जितना निकलना चाहिए, आउटकम आना चाहिए, है ना, वो नहीं हो पाएगा। तो दोनों प्रॉब्लम है यहाँ पे, स्टेनोसिस भी हो सकती है और रिगर्जिटेशन भी हो सकता है। ज्यादातर मिट्रल वाल्व या एओर्टिक वाल्व आपके ज्यादा कॉमन है। और मिट्रल और एओर्टिक में भी अगर बात करें तो मिट्रल स्टेनोसिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, है ना? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? क्लिनिकल फीचर्स आ जाओ। क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग जोन्स क्राइटेरिया यूज करते हैं। और जोन्स क्राइटेरिया में डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं ये आप समझ लो पहले। तो डायग्नोसिस बनाने के दो तरीके हैं। पहला, कि आपको कोई भी दो मेजर क्राइटेरिया मिल जाए, दो मेजर क्राइटेरिया, या आर एक दूसरा तरीका क्या होता है कि वन मेजर प्लस टू माइनर क्राइटेरिया, है ना? तो डायग्नोसिस बनाने के लिए आप लोग समझ गए। तो एक तरीका है कि दो मेजर क्राइटेरिया मिल जाए, या एक मेजर और दो माइनर, ठीक है? अब आप देखो ये मेजर क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें आती हैं। तो मेजर क्राइटेरिया में टोटल ये पांच चीजें आपकी आती हैं: कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, इरिथमा मार्जिनेटम एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल। ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है? तो सबसे पहले कार्डाइटिस। कार्डाइटिस अभी जैसे कि हमने ऊपर बताया, है ना, कि कार्डाइटिस में क्या होता है? पैन कार्डाइटिस। पैन का मतलब ऑल, ऑल लेयर, ठीक है? अब इसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना? तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो हार्ट की, तो जब हार्ट डैमेज होता है तो अगर बाहर की लेयर हमारी इन्वॉल्व हो गई, है ना, तो पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, या कार्डियोमेगैली हो सकती है, या अभी हमने पढ़ाया था आप लोगों को, है ना, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हो सकता है ना? इसमें दोनों हो सकते हैं, आरबीएफ भी हो सकता है और एलवीएफ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर वाल्व की है तो वाल्व की अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा? माइट्रल स्टेनोसिस। इसके साथ में माइट्रल रिगर्जिटेशन भी हो सकता है। तो ये सब चीजें कार्डाइटिस में आती हैं। इनमें से अगर कुछ भी मिल रहा है तो ये इसका मतलब हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है और कार्डाइटिस हो गई है, ठीक है? दूसरा आता है आपका पॉली आर्थराइटिस। अब ये पॉली आर्थराइटिस क्या है?
पॉलीआर्थराइटिस, इसको और अच्छे से हम लोग बोलते हैं माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। अब माइग्रेटरी हम लोग क्यों बोलते हैं, है ना? माइग्रेटरी इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें एक जॉइंट मान लीजिए इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद क्या होता है, वो ठीक हो जाता है और कोई दूसरा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मैं लिख देता हूं। ठीक है। जॉइंट, उसमें क्या हुआ आपका, पेन एंड इन्फ्लेमेशन, पेन एंड इन्फ्लेमेशन, राइट। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये सबसाइड, खत्म हो जाता है, सबसाइड स्पॉन्टेनियसली, है ना, वो ठीक हो जाएगा। एंड अदर जॉइंट में इन्वॉल्व। कल फिर और डिटेल बता देंगे, दोबारा बताएंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको। तो इसीलिए इसको बोलते हैं माइग्रेटरी। माइग्रेटरी का मतलब माइग्रेशन होता रहता है। आज दर्द इस वाले जॉइंट में है, कल दर्द किसी और में हो जाएगा, परसों दर्द कहीं और हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस। तीसरा है कोरिया। अब कोरिया में नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ, इस पे जगह भर गई है। ठीक है, तो कोरिया क्या होता है, कोरिया का पूरा नाम है ना, सेडनहैम कोरिया। ये, ठीक है, इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगते हैं, है ना। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ फेस, टंग एंड अपर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया। तो कोरिया में क्या होता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। और ये आप बोल सकते हो कि ये एक ऐसा लगेगा आपको अगर देखोगे, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट और थोड़ा रिदमिक हो जाता है तो डांसिंग मूवमेंट आपको लगने लगते हैं, डांसिंग मूवमेंट। ठीक है, और वो अपने आप हो रहे हैं, पूरी बॉडी अपने आप हिल रही है। दूसरी खास बात क्या होती है, नॉर्मली भी गर्ल्स ज्यादा डांस करती हैं, तो इसमें भी देखा गया है कि साइडेन कोरिया मोर फ्रिक्वेंटली अकर इन गर्ल्स। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो दिस इज साइडेनहम कोरिया, और इसका हमने बताया क्या होता है, इनवॉलेंट्री डांसिंग मूवमेंट। तो अब आप देखो, तो तीन चीजें हमने बता दी, कार्डाइटिस बता दिया, पॉलीआर्थराइटिस बता दिया, कोरिया बता दिया। अब दो चीजें बची, इरिथमा मार्जिनेटम एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल। तो पहले थोड़ा सा चैट सेक्शन में आ जाओ। यस, यहाँ तक सबको समझ में आया। कौन सा बैक्टीरिया मैंने बताया जिसका गले में इन्फेक्शन होता है, गैस। कोई पूरा नाम भी एक बार लिख दो। वेरी गुड। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए जॉन्स क्राइटेरिया यूज करते हैं,
और कैसे क्या होना चाहिए जॉन्स क्राइटेरिया में? तो दो मेजर हो या वन मेजर एंड टू माइनर। ठीक है। मेजर क्राइटेरिया के नाम बताने हैं आपको फटाफट। तो अभी तक हमने तीन पढ़ाए आपको। एक कार्डाइटिस, एक पॉलीआर्थराइटिस, एक कोरिया, एक इरिदिमा मार्जिनेटम और एक नोड्यूल। ठीक है। चलो अब आगे शुरू करते हैं। तो कोरिया में हमने आपको क्या बताया कि डांसिंग मूवमेंट होते हैं। ठीक है। और साइडेनहम्स कोरिया का एक दूसरा नाम भी है, वो भी आप लोग याद कर सकते हो, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट विटस डांस। ठीक है। और एक्चुअली क्या था मैं आपको बताऊं कि ये एक सेंट थे एक चर्च में। हम्म। और इनके बारे में ये फेमस था कि अगर किसी को इस टाइप के इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जर्की मूवमेंट होते हैं, तो वहां पे लोग जाते थे उस चर्च में और इनमें सेंट विटस के सामने डांस करते हुए, है ना। और ये माना जाता था कि अगर उनसे जो है वो मिल जाता था आशीर्वाद या वो, है ना, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो बहुत पुराने, जब मेडिकल वो इतना एडवांस नहीं था, है ना, ये सब तब की बातें हैं। तो उन्हीं सेंट के नाम के, सेंट विटस के नाम पे ही, है ना, इसका नाम भी सेंट विटस डांस कर दिया गया, क्योंकि लगभग जो है वहां पे इस टाइप के पेशेंट बहुत आते थे। ठीक है। तो समझ में आ गया साइडेनहम्स कोरिया या सेंट विटस डांस। अब नेक्स्ट आ जाओ। तो नेक्स्ट तीसरा क्या था? तीसरा, चौथा है इरिदिमा मार्जिनेटम। तो ये भी हम लोग अगले पेज पे ले ले रहे हैं, इरिदिमा मार्जिनेटम। पूरा ही लिख देता हूँ। तो इरिदिमा मार्जिनेटम, तो इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले, इरिदिमा का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं ना। इरिदिमा का मतलब क्या हो गया? इरिथ्रो, इरिथ्रो का मतलब रेड, मार्जिनेटम मतलब मार्जिन। तो ये दो बातें तो समझ में आई। अब होता क्या है ये? तो होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट, इट इज ए पिंक रैश। ये एक पिंक रैश होता है। ठीक है। विद सर्पिजिनस मार्जिन्स। सर्पिजिनस हम लोग बोलते हैं वेब लाइक। सर्पिजिनस का मतलब वेब लाइक। ठीक है। तो ये इस टाइप से टेढ़ा मेढ़ा इस टाइप से बनते हैं, है ना। इसका फोटो मैं लगाना भूल गया हूँ, आप लोग गूगल से देख लेना। ठीक है। तो पिंक रैश होते हैं, सर्पिजिनस मार्जिन्स होती हैं। दूसरी इनकी खास बात क्या होती है? ये नॉन प्रूराइटिक होते हैं। नॉन प्रूराइटिक। प्रूराइटिक वर्ड मेडिकल में हम लोग यूज करते हैं इचिंग के लिए। नॉन प्रूराइटिक का मतलब हो गया नो इचिंग। ठीक है। तो रैशेस हैं पूरे पैर में, हाथ में, ट्रंक में पड़ जाते हैं, लेकिन इचिंग नहीं होती है, ये इनकी खास बात है। दूसरा, ज्यादातर कॉमनली कहाँ पे होते हैं? ट्रंक में होते हैं एंड प्रॉक्सिमल लिम्स। खास बात क्या है कि नेवर ऑन फेस, फेस पे कभी नहीं मिलते हैं। अगर फेस पे भी आपको सेम दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है, इरिथमा मार्जिनेटम नहीं है। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई।
मार्जिन का क्या मतलब है यहाँ पे? तो मार्जिन का मतलब है, जो मार्जिनेटम था, कि सेंटर में क्लियर होता जाता है। तो सेंटर इज क्लियर्ड। मतलब कि जैसे ये मान लो लाल ऐसे ऐसे है, ठीक है, फिर जब ये बड़ा होगा तो ऐसा हो गया, सेंटर हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपका वेव टाइप का बना, है ना, लेकिन आपका सेंटर क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसलिए मार्जिन एटम, केवल मार्जिन जो है ये रेड होती है, ओनली मार्जिन इज रेड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इरिदिमा मार्जिनेटम। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अगला वाला बहुत आसान है, पांचवा, दैट इज सबक्यूटेनियस नोड्यूल। तो इसमें क्या होता है कि नोड्यूल्स बन जाते हैं। इसको भी अगले ही उस पे ले लेते हैं। तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स क्या होते हैं, है ना, ये भी फर्म, पेनलेस, मोबाइल नोड्यूल्स। गांठें छोटी छोटी पड़ जाती हैं। ज्यादातर कहाँ पे बनती हैं, ओवर बोनी प्रोमिनेंस। ठीक है, जहां पे हमारी हड्डियां जो हैं, तो हड्डियों के ऊपर ही बोनी प्रोमिनेंस जो है वहां पे ज्यादातर बन जाते हैं। पेनलेस होते हैं और मोबाइल भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबक्यूटेनियस नोड्यूल। तो इन पांच में से अगर दो क्राइटेरिया कोई भी मिल जाए तो आप कह सकते हो कि ये मरीज एक्यूट रिमेटिक फीवर या एक्यूट रिमेटिक डिजीज का है। और माइनर क्राइटेरिया क्या होते हैं? तो माइनर क्राइटेरिया आप लोग देख लो, ये माइनर क्राइटेरिया है। माइनर क्राइटेरिया, क्योंकि गले में इन्फेक्शन, तो फीवर आपका हो गया। अर्थल्जिया, यानी कि जॉइंट में पेन। इंक्रीज ईएसआर एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन, है ना, ईएसआर सबको पता है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये एक्चुअली जो है ना, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में बढ़ जाते हैं। तो दोनों चीजें इंक्रीज इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। चौथा, चूंकि हार्ट की प्रॉब्लम हो ही रही है, तो उसमें ईसीजी में पीआर इंटरवल आपको प्रोलॉन्ग मिल सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एविडेंस ऑफ प्रीसीडिंग गैस इन्फेक्शन, जिसमें हमारी दो चीजें हैं। एक तो एएसओ टाइटर बढ़ जाए या थ्रोट कल्चर पॉजिटिव आ जाए। कल्चर अगर आपने कराया और किसी के गले में गैस इन्फेक्शन मिल गया, स्ट्रेप्टोकॉकस मिल गया आपको, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसका मतलब उसको स्ट्रेप्टोकॉकस का इन्फेक्शन है। और एसो टाइटर हम लोग बोलते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। जिसका मतलब क्या हुआ, एंटी वर्ड हम लोग यूज करते हैं एंटीबॉडी के लिए। ठीक है, तो एंटीबॉडी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन। तो बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन होता है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। उन एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, एएसओ। अब इन एएसओ एंटीबॉडी का हम लोग टाइटर नाप लेते हैं कि कितनी है। अगर वो बढ़ी हुई मिल रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं, है ना, स्ट्रेप्टोकॉकस का हमें इन्फेक्शन हुआ होगा, और उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जो बनी है, उनका टाइटर, उनका लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये आपके माइनर क्राइटेरिया हो गए, और एविडेंस ऑफ प्रीसीडिंग गैस इन्फेक्शन हो गए। ठीक है, अब आप देखो क्रॉनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज। क्रॉनिक में वही चीजें हैं जो कि थोड़ी खतरनाक तरीके से आती हैं। तो डिस्निया हो जाएगा, फटीग, ये मिड डायस्टोलिक मरमर, पैन सिस्टोलिक मरमर। अगर स्टेनोसिस होता है तो मिड डायस्टोलिक आता है ना, और अगर जो है रिगर्जिटेशन होता है तो पैन सिस्टोलिक, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे कभी। डायग्नोसिस में अब आप कैसे करोगे, तो वाल्व की चीजों को देखने के लिए कि स्टेनोसिस है या रिगर्जिटेशन है, लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इकोकार्डियोग्राफी, ये हमने पहले भी आपको पढ़ाया है कि वॉल्व या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी अगर देखनी है तो इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं। फिर अगर मिट्रल स्टेनोसिस वगैरह हो रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन जो कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ईसीजी आपको कराना पड़ेगा। मोटा मोटा समझ लो कि इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी दो ऐसी चीजें हैं जो लगभग हार्ट की हर प्रॉब्लम में आपको कराना ही कराना है। अगर कार्डियोमेगैली हो गई है, हार्ट का इनलार्जमेंट हो गया है, या पल्मोनरी कंजेशन कल हमने बताया था, तो वो नॉर्मल एक्सरे में भी दिख जाते हैं। ठीक है। और एक अभी हमने क्या बताया आपको, एएसओ टाइटर, तो एएसओ टाइटर कराना पड़ेगा। मैनेजमेंट में हम लोग क्या बताते हैं, एक तो मरीज को बेड रेस्ट बता देते हैं। जो आपको दवा इंपॉर्टेंट याद करनी है वो आप लोग याद कर लो, वो है पेनिसिलिन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी पेनिसिलिन देते हैं, बेंजाथीन पेनिसिलिन देते हैं इंट्रामस्कुलर। और ये एक्चुअली ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकॉकस के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करती है। तो हमें जो है बेंजाथीन पेनिसिलिन देना होता है ट्रीटमेंट में। और ये 1.2 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलरली हम लोग लगाते हैं। ठीक है। दूसरा, आपको एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देनी पड़ेंगी, एंटी इंफ्लेमेटरी, क्योंकि आपको जॉइंट पेन हो रहा है या कार्डाइटिस हो रही है, तो ये हम लोग क्यों देते हैं, एस्पिरिन टू रिलीव जॉइंट पेन। और कार्टिकोस्टेरॉइड भी हमारे एंटी इंफ्लेमेटरी हैं, तो ये भी हमारे जॉइंट पेन को रिलीव कर देते हैं और कार्डाइटिस को भी कम करते हैं। ठीक है। अब आप देखो, क्रॉनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज, अगर हार्ट फेल हो गया है तो कल हम लोगों ने बात करी थी, उसमें डायूरेटिक्स देने हैं, बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, अभी रट लो आप लोग। और जब भी वाल्व खराब हो जाते हैं तो वहां पे कोएगुलेशन होने का बहुत चांस होता है, तो एंटी कोएगुलेशन देना पड़ेगा। बाकी अगर आपके वाल्व खराब हो गए तो मिट्रल वाल्वोटोमी करनी पड़ेगी, वाल्व को रिपेयर करना पड़ेगा या वाल्व को रिप्लेस करना पड़ेगा। दो वाल्व हमने बताए थे, एक मिट्रल वाल्व और एक एओर्टिक वाल्व, यही दोनों सबसे ज्यादा खराब होने के चांस होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है रोकथाम। रोकथाम का मतलब है कि अगर किसी को गले में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो वो हमें रोकना है। तो बेंजाथीन पेनिसिलिन जी हम लोग दे देते हैं टू प्रिवेंट गैस फेरिंजाइटिस, कि किसी को फेरेंजाइटिस होने ना पाए, या एक बार हो गई है तो दोबारा ना होने पाए, क्योंकि फिर उसमें और एंटीबॉडी बनेंगी तो और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो है हमें अगर विदाउट कार्डाइटिस है तो अंटिल एज ऑफ 21 तक देना है, 5 साल तक, या और अगर विद कार्डाइटिस है तो 10 साल तक, या अंटिल एज 40, विच एवर इज लॉन्गर। ठीक है। फिर ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये अभी फिलहाल देख लो, है ना। ये आपका जब भी हार्ट डैमेज होता है तो हार्ट फेलियर तो हर उसका बीमारी में कॉम्प्लिकेशन होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड एम्बोलिक फिनोमिना। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो निमोनिक्स, तो जोन्स क्राइटेरिया के लिए आप याद कर सकते हो पीस पैस, पीस पास। तो पीस पॉलीआर्थराइटिस, इरिथमा मार्जिनेटम, अर्थ्रल्जिया, कार्डाइटिस एंड एलिवेटेड ईएसआर। और पास से प्रोलॉन्ग पीआर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल। ठीक है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, बाकी कल हम लोग इसकी थोड़ी सी और बाल की खाल निकाल के रिवीजन करेंगे, आप लोग पढ़ के आना। ठीक है। सेल्फ स्टडी कर लो, आप अपनी बुक्स में देख लो और भी जहां से पढ़ सकते हो, जिससे कि कल आप लोग सारे सवालों का जवाब भी दे पाओ और याद भी कर पाओ। ठीक है। तो समझ में आ गया सबको, यस या नो, रूमेटिक हार्ट डिजीज। वेरी गुड इनिशियल। तो कौन सी
एंटीबायोटिक देते हैं हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज में? बेंजाथीन पेनिसिलिन। एक्चुअली ये स्ट्रेप्टोकॉकस जो गैस बैक्टीरिया है उसको मार देता है। और अगर बचपन में किसी को हुआ है तो हमें लगातार देना पड़ता है, जिससे कि उसको कभी भी फेरिंजाइटिस ना होने पाए। क्योंकि अगर दोबारा फेरिंजाइटिस हुई, फिर से एंटीबॉडी बनेंगी और फिर से एंटीबॉडी बनेंगी, तो और ज्यादा डैमेज होगा। ठीक है। तो इसीलिए वंस इन ए मंथ देते हैं, बिल्कुल, है ना, हम लोग इसको देते रहते हैं। अब आप बताओ, एंटीबायोटिक मैंने आपसे पूछ लिया। देन जॉइंट पेन के लिए और एंटी कोएगुलेशन के लिए कौन सी देते हैं मेडिसिन? एस्पिरिन। तो एस्पिरिन इज इम्पोर्टेंट, एस्पिरिन देते हैं हम लोग। ठीक है। देन डांसिंग मूवमेंट, डांसिंग मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं जॉन्स क्राइटेरिया में? कोरिया, साइडेनहैम कोरिया। तो ये भी आप लोग याद कर लेना, साइडेनहैम कोरिया। ठीक है। आर्थराइटिस जो होती है, पॉली आर्थराइटिस कैसी होती है, उसको क्या बोलते हैं पॉली आर्थराइटिस को? माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस। माइग्रेटरी, एक जॉइंट में हुआ कल दूसरे में होगा, माइग्रेट होता रहता है जॉइंट पेन, है ना। तो माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है। जो एंटीबॉडी बनती है स्ट्रेप्टोकॉकस के अगेंस्ट में, है ना, क्या बोलते हैं उन एंटीबॉडी को? ASO। ASO, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। एंटी का मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी से है, और स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ का मतलब है एंटीजन जो बैक्टीरिया में है। यही एंटीबॉडी जो बनती हैं, यही एंटीबॉडी जाके हार्ट को डैमेज करने लगती हैं, जॉइंट को डैमेज करने लगती हैं। ठीक है। क्योंकि स्ट्रेप्टोकॉकस की जो प्रोटीन है वो हार्ट में और जॉइंट से मिलती जुलती है थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि उस समय स्ट्रेप्टोकॉकस का इन्फेक्शन हो, क्योंकि वो तो ठीक हो चुका है, स्ट्रेप्टोकॉकस तो बॉडी से खत्म हो चुका है। ये जो डैमेज हो रहा है, ये आपका डैमेज हो रहा है किस वजह से? ये डैमेज हो रहा है आपका एंटीबॉडी की वजह से। राइट। तो ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।